नमस्कार। इनलाइटन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री चैप्टर। आज हम जिस अध्याय पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, यानी लेखन कला और शहरी जीवन। इस अध्याय में हम समझेंगे कि दुनिया के शुरुआती शहर, खासकर मेसोपोटामिया में, कैसे बसे। और उससे भी ज्यादा जरूरी कि लिखने की कला की शुरुआत कैसे हुई। बिल्कुल। और ये कैसे प्रशासन, अर्थव्यवस्था और उस समय के सामाजिक जीवन का आधार बनी। और मैं ये भी बता दूं कि ये चर्चा लॉन्ग आंसर्स और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को हल करने में बहुत मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है राइटिंग एंड अर्बन लाइफ इंट्रोडक्शन। हाँ, तो इस सेक्शन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लिखने की जरूरत और शहरों का विकास, ये दोनों चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई थी। ठीक है। तो किताब का पहला पॉइंट कहता है, अर्ली राइटिंग वॉज बेस्ड ऑन साइंस एंड सिंबल्स, नॉट लेटर्स। इसका मतलब बहुत सीधा है कि जो शुरू की लिखाई थी वो चित्रों पर आधारित थी, संकेतों पर। अक्षर नहीं थे, जैसे क, ख, ग। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बहुत बाद में आए। शुरुआत में अगर आपको सूर्य लिखना है तो आप एक गोला बना देते थे। मछली के लिए मछली का चित्र, इसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। अच्छा। तो एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि सबसे पुरानी लेखन शैली कैसी थी, तो कीवर्ड है पिक्टोग्राफिक, यानी चित्र आधारित। समझ गए। अगला पॉइंट है राइटिंग वाज यूज्ड ऑन क्ले टैबलेट्स। हाँ, अब लिखने के लिए कोई सतह तो चाहिए ना। आज हमारे पास कागज है, कंप्यूटर स्क्रीन है। उस जमाने में तो ये सब था नहीं। बिल्कुल। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने एक बहुत ही इंजीनियस तरीका निकाला। उन्होंने गीली मिट्टी की पट्टियां, मतलब क्ले टैबलेट्स बनाई। गीली मिट्टी पर वो कैसे काम करता था? वो चिकनी मिट्टी को गीला करके एक टैबलेट, मतलब एक छोटी पट्टी जैसा आकार देते थे। फिर एक सरकंडे की कलम, जिसे स्टाइलस कहते हैं, उसकी नुकीली नोक से उस गीली मिट्टी पर निशान बनाते थे। और फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ देते थे। एक बार मिट्टी सूखकर पक्की हो गई तो वो निशान परमानेंट हो जाते थे। ये हजारों साल तक टिक सकते थे। कमाल है। मतलब इतिहास की पहली हार्ड ड्राइव मिट्टी की बनी थी, कह सकते हैं। और ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्ले टैबलेट्स मेसोपोटामिया की पहचान है। ठीक है। अगला पॉइंट है राइटिंग फर्स्ट डेवलप्ड इन मेसोपोटामिया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। दुनिया में लिखने की कला की जो सबसे पुरानी प्रणालियां हैं, उनमें से एक मेसोपोटामिया में विकसित हुई, लगभग 3200 बीसीई के आसपास। तो ये दुनिया की पहली थी? हम कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द अर्लीस्ट थी। मिस्र में भी लगभग इसी समय लेखन का विकास हो रहा था, लेकिन मेसोपोटामिया की क्यूनेफॉर्म लिपि बहुत प्रभावशाली थी। तो ये हमें बताता है कि उस समय का समाज कितना एडवांस्ड हो रहा था। बिल्कुल। लेखन किसी भी सभ्यता के विकास का एक बहुत बड़ा मार्कर होता है। चलिए अब अगले सब सेक्शन पर आते हैं। Why writing was necessary? लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लिखने का विकास किसी शौक के लिए नहीं हुआ था, ये एक जरूरत थी। कैसी जरूरत? पहली जरूरत, जैसा किताब में लिखा है, टू रिकॉर्ड फूड सप्लाईज। इसका मतलब है खाने पीने की चीजों का हिसाब रखना। सोचिए, शहर बस रहे हैं, हजारों लोग एक साथ रह रहे हैं, और सबके लिए अनाज का इंतजाम करना है। हाँ, तो मंदिरों के या राजा के गोदामों में कितना अनाज आया, कितना मजदूरों में बांटा गया, कितना व्यापार के लिए बाहर गया, इस सब का हिसाब रखना पड़ता था। याद रखना तो मुमकिन नहीं था। असंभव था। तो उन्होंने लिखना शुरू किया। ये उस जमाने की इन्वेंट्री मैनेजमेंट थी। ठीक है। दूसरी जरूरत बताई गई है टू काउंट पीपल एंड वर्कर्स। जी, प्रशासन चलाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके शहर में कितने लोग हैं, कितने सैनिक हैं, कितने कारीगर हैं, कितने मजदूर हैं। टैक्स वसूलने के लिए भी और कम करवाने के लिए भी। बिल्कुल। जनसंख्या की गिनती या सेंसस किसी भी ऑर्गेनाइज सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी होता है। लिखने के बिना यह संभव नहीं था। तीसरा पॉइंट है टू ट्रैक ग्रेन, एनिमल्स एंड गुड्स। ये पहले पॉइंट से ही जुड़ा है, लेकिन इसका फोकस व्यापार पर ज्यादा है। मतलब लेन देन का हिसाब। हाँ, कितना अनाज बाहर भेजा गया, बदले में क्या आया, कितने जानवर खरीदे या बेचे गए, इन सब का रिकॉर्ड रखना पड़ता था। टैक्स कलेक्शन यानी कर संग्रह भी इसी पर आधारित था। और आखिरी पॉइंट है टू ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ। ये एक बहुत ब्रॉड पॉइंट है। शहर का मतलब है भीड़, कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत सारी गतिविधियां एक साथ हो रही हैं। हाँ, तो कानून बनाने पड़ते हैं, व्यवस्था बनाए रखनी पड़ती है, राजा को अपने आदेश दूरदराज के अधिकारियों तक पहुंचाने होते हैं। ये सब काम मौखिक रूप से नहीं हो सकते। तो लिखने ने एक तरह से शहरी जीवन को मैनेज करना संभव बनाया। एग्जैक्टली। इट वॉज अ टूल फॉर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इसी से जुड़ा अगला सेक्शन है
राइटिंग एंड सिटीज। हाँ, ये उसी बात को और विस्तार से बताता है। पहला पॉइंट है सिटीज नीडेड ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट। जैसे जैसे शहर बड़े होते गए, उन्हें चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की जरूरत पड़ी। आप हजारों लोगों को बिना किसी नियम कानून के एक साथ नहीं रख सकते, अराजकता फैल जाएगी। बिल्कुल। तो प्रशासन, टैक्स, कानून, इन सब के लिए लेखन एक बैकबोन की तरह था। अगला पॉइंट, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। जनसंख्या बढ़ना ही तो शहरों के बनने का कारण था, लेकिन बढ़ती आबादी अपने साथ चुनौतियां भी लाती है। जैसे कि ज्यादा खाना चाहिए, ज्यादा घर चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था चाहिए, झगड़े सुलझाने के लिए नियम चाहिए। ये सब चुनौतियां ही थीं जिन्होंने लिखने जैसी नई तकनीकों को जन्म दिया। और फिर है एक्टिविटीज मल्टीप्लाइड। हाँ, गांवों में ज्यादातर लोग खेती करते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं था। कोई व्यापारी था, कोई कारीगर, कोई पुजारी, कोई सैनिक, कोई सरकारी अधिकारी। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, बिल्कुल सही शब्द, श्रम का विभाजन। और जब इतनी तरह की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां होंगी तो उनके बीच तालमेल बिठाने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ 4 प्रमुख उपयोग बताए गए हैं लेखन के। पहला है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में 3 चीजें बताई हैं, टैक्सेस, लॉज और वर्कर्स। इसका मतलब राजा लेखन का इस्तेमाल टैक्स का रिकॉर्ड रखने के लिए करते थे कि किससे कितना टैक्स लेना है। वो कानूनों को लिखवाते थे ताकि सब पर एक जैसे नियम लागू हों, और वो मजदूरों का हिसाब रखते थे जिन्हें मंदिरों या नहरों के निर्माण के लिए काम पर लगाया जाता था। दूसरा उपयोग है ट्रेड, यानी व्यापार। बिल्कुल, इसमें कहा गया है एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स। व्यापारी अपने सौदों और लेन देन का हिसाब मिट्टी की पट्टियों पर लिखते थे। कितना माल भेजा, किस कीमत पर, भुगतान हुआ या नहीं, सब कुछ लिखा जाता था। तो ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। हाँ, ये दुनिया के शुरुआती रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तीसरा उपयोग है रिकॉर्ड कीपिंग। ये एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड दोनों से जुड़ा है। इसमें खास तौर पर बताया गया है स्टोरेज लिस्ट्स एंड अकाउंट्स। गोदामों का हिसाब किताब। हाँ, गोदामों में रखे सामान की सूचियां बनाना, खातों का प्रबंधन करना, ये शहरी अर्थव्यवस्था का सबसे बुनियादी काम था। और चौथा उपयोग कम्युनिकेशन, यानी संचार। जी, मैसेजेस एंड ऑर्डर्स। राजा अपने गवर्नरों या सेनापतियों को लिखित संदेश और आदेश भेजते थे। इससे शासन करना ज्यादा कुशल हो गया होगा। बहुत ज्यादा। अब राजा की बात बिना किसी भ्रम के दूर दराज के इलाकों तक पहुंच सकती थी। अब यहाँ एक बहुत जरूरी एग्जाम पॉइंट दिया गया है। राइटिंग फर्स्ट डेवलप्ड टू मैनेज सिटी लाइफ, नॉट फॉर लिटरेचर। ये इस पूरे डिस्कशन का सार है, और एग्जाम में इस पर 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। कैसे? सवाल हो सकता है, व्हाई डिड राइटिंग इमर्ज इन मेसोपोटामिया, या व्हाट वर द प्राइमरी यूजेस ऑफ अर्ली राइटिंग। तो इसका जवाब क्या होगा? और जवाब में आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं कि लेखन का प्रारंभिक उद्देश्य साहित्यिक नहीं बल्कि प्रशासनिक और आर्थिक था। ये शहरों के प्रबंधन, व्यापार के रिकॉर्ड और प्रशासन की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित हुआ। कविताएं और कहानियां तो बहुत बाद में आईं। बिल्कुल, साफ हो गया। चलिए अब अध्याय के दूसरे भाग पर चलते हैं, द अर्लीस्ट सिटीज मेसोपोटामिया। ठीक है, अब हम लेखन से हटकर शहरों के भौगोलिक और सामाजिक पहलुओं को समझेंगे। सबसे पहले तो मेसोपोटामिया का मतलब ही समझाया गया है। मेसोपोटामिया मीन्स लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। हाँ, ये एक यूनानी शब्द है। मेसोस का मतलब होता है बीच में, और पोटामोस का मतलब होता है नदी। तो 2 नदियों के बीच की जमीन। बिल्कुल, ये आज के इराक का इलाका है। अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो ये इलाका 2 बड़ी नदियों के बीच बसा हुआ है। और वो नदियां हैं, अगला पॉइंट, टाइग्रस एंड यूफ्रेट्स, हिंदी में दजला और फरात। जी, और किताब कहती है दीज रिवर्स सपोर्टेड फार्मिंग, ट्रैवल एंड सेटलमेंट्स। ये नदियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों थीं? 3 कारणों से। पहला, फार्मिंग। इन नदियों में हर साल बाढ़ आती थी, और बाढ़ अपने साथ बहुत उपजाऊ मिट्टी, जिसे सिल्ट कहते हैं, बहाकर लाती थी, जिससे खेती करना बहुत आसान हो गया। हाँ, जमीन बहुत उपजाऊ थी। दूसरा कारण, ट्रैवल। ये नदियां जल मार्ग की तरह काम करती थी। नावों के जरिए सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान और सस्ता था। और तीसरा, सेटलमेंट्स, यानी बस्तियां। लोग पानी के स्रोत के पास ही बसना पसंद करते हैं, पीने के लिए, खेती के लिए। तो शुरुआती गांव और शहर इन्हीं नदियों के किनारे बसे। तो इन नदियों के बिना मेसोपोटामिया की सभ्यता शायद होती नहीं। बिल्कुल नहीं, ये नदियां उस सभ्यता की जीवन रेखा थी। अगला शीर्षक है इमर्जेंस ऑफ सिटीज, शहरों का उदय। इसमें कहा गया है सिटीज स्टार्टेड वे पीपल फार्म्ड, स्टोर्ड ग्रेन एंड ट्रेडेड
इसका मतलब यह है कि शहर उन जगहों पर बने जहां खेती से जुड़ी गतिविधियां केंद्रित थीं। लेकिन खेती तो गांवों में होती है। हाँ, पर एक कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चरल सरप्लस का, यानी कृषि अधिशेष। उपजाऊ जमीन की वजह से किसान अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा कर लेते थे। अच्छा, तो उस अतिरिक्त अनाज का क्या होता था? उस अतिरिक्त अनाज को शहरों में मंदिरों या सरकारी गोदामों में जमा किया जाता था, और इसी अनाज के आधार पर वो लोग भी अपना जीवन चला पाते थे जो खेती नहीं करते थे, जैसे कारीगर, पुजारी, सैनिक। तो सरप्लस अनाज ने ही नॉन फार्मिंग प्रोफेशंस को संभव बनाया। एग्जैक्टली। और जहां ये सब लोग किसान, कारीगर, व्यापारी, प्रशासक इकट्ठा हुए, वही जगह धीरे धीरे शहर बन गई। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ मेसोपोटामियन सिटीज की। इन शहरों की विशेषताएं क्या थीं? पहली विशेषता थी प्लैन्ड स्ट्रीट्स। कुछ शहरों में, जैसे उर में, हमें नियोजित सड़कों के प्रमाण मिलते हैं, हालांकि कई गलियां बहुत संकरी और टेढ़ी-मेढ़ी भी थीं। दूसरी विशेषता टेम्पल्स, जिगोराट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया के शहरों के केंद्र में अक्सर एक विशाल मंदिर होता था, जिसे जिगुराट कहते थे। ये सीढ़ीदार पिरामिड की तरह दिखता था। क्या ये सिर्फ पूजा के लिए थे? नहीं, ये धार्मिक केंद्र तो थे ही, लेकिन साथ ही ये सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। अनाज यहीं जमा होता था, यहीं से मजदूरों को काम दिया जाता था और हिसाब किताब भी यहीं रखा जाता था। मतलब मंदिर एक तरह से सिटी सेंटर और बैंक दोनों का काम करता था। बिल्कुल। तीसरी विशेषता है मार्केट्स एंड वर्कशॉप्स। बाजार और कार्यशालाएं। हाँ, शहरों में बाजार होते थे जहां व्यापार होता था, और कारीगरों की कार्यशालाएं होती थीं जहां मोहरें, गहने और दूसरी चीजें बनाई जाती थीं। ये शहरी अर्थव्यवस्था के केंद्र थे। और चौथी विशेषता, स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूम्स। ये मंदिरों और महलों के पास बने होते थे। यहाँ अनाज और दूसरे सामानों को स्टोर किया जाता था और प्रशासन से जुड़े काम होते थे। ये एक संगठित व्यवस्था का प्रमाण है। यहाँ भी एक एग्जाम पॉइंट दिया गया है। मेसोपोटामिया grew because rivers made farming, trade and city life possible. जी, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन मेसोपोटामिया, तो आपका जवाब यहीं से शुरू होगा। मतलब नदियों से शुरू करके खेती, फिर सरप्लस और फिर शहर। एकदम सही। आपको यही चेन ऑफ इवेंट्स समझानी है। नदियां फाउंडेशन थी जिन्होंने खेती, व्यापार और अंत में शहरी जीवन को संभव बनाया। बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब हम अध्याय के तीसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, द डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग सिस्टम। हाँ, अब हम वापस लेखन पर आ रहे हैं और ज्यादा डिटेल में समझेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ। यहाँ 2 शीर्षक एक साथ दिए गए हैं, द ग्रोथ ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया और क्यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम। बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं। पहला पॉइंट दोहराता है, एज सिटीज ग्रू पीपल नीडेड टू रिकॉर्ड गुड्स, वर्कर्स एंड रिसोर्सेज। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये एक तरह से रिवीजन है। जैसे जैसे शहर जटिल होते गए, चीजों को रिकॉर्ड करने की जरूरत बढ़ती गई। अगला पॉइंट भी वही है, राइटिंग बिगैन ऑन क्ले टैबलेट्स टू मेंटेन लिस्ट्स एंड अकाउंट्स। जी, लेखन का जन्म सूचियां और हिसाब किताब रखने के लिए हुआ था, मिट्टी की पट्टियों पर। आपको क्ले टैबलेट की एक इमेज अपने दिमाग में रखनी है, एक आयताकार मिट्टी की पट्टी जिस पर निशान बने हैं। ठीक है, अब सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, फ्रॉम पिक्टोग्राफ्स टू कुनेफॉर्म। हाँ, ये लेखन के विकास की यात्रा है। इसमें 3 चरण बताए गए हैं, फ्रॉम पिक्टोग्राफ्स टू सिंबल्स टू कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। पहला चरण था पिक्टोग्राफ्स, यानी चित्रलिपि। जैसा मैंने पहले बताया, बैल के लिए बैल का सिर बना दिया, अनाज के लिए अनाज की बाली का चित्र। ये तो आसान है। दूसरा चरण था सिंबल्स। धीरे धीरे ये चित्र एब्स्ट्रैक्ट होते गए, मतलब अब वो चित्र किसी चीज को नहीं बल्कि एक आइडिया या एक साउंड को रिप्रेजेंट करने लगे। बैल का सिर अब सिर्फ बैल, जानवर नहीं, बल्कि बैल की ध्वनि का प्रतीक बन गया। अच्छा। और तीसरा चरण था कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट। इन संकेतों को मिलाकर एक जटिल लिपि बनाई गई, जिसे हम क्यूनिफॉर्म कहते हैं। इसमें सैकड़ों चिन्ह थे। तो क्यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? लिखा है मीनिंग ऑफ क्यूनिफॉर्म, वेज शेप्ड राइटिंग। हाँ, ये नाम लैटिन शब्द क्यूनियस से आया है, जिसका मतलब होता है वेज या कील। कील। जी, क्योंकि जैसा हमने पहले बात की थी, लिखने के लिए सरकंडे की कलम रीड स्टाइलिस का इस्तेमाल होता था।
जब उसकी नोक को गीली मिट्टी पर दबाते थे तो एक कील जैसा तिकोना निशान बनता था। इसीलिए इस लिखाई को कीलाक्षर या क्यूनिफॉर्म कहते हैं। अब समझा। ये निशान कैसे बनाए जाते थे? इसके लिए लिखा है यूज ऑफ रीड स्टाइलस। हाँ, ये वही बात है। सरकंडे की कलम को गीली मिट्टी पर दबाकर कील जैसे निशान बनाए जाते थे। अगला पॉइंट है मेनी लैंग्वेजेस यूज्ड क्यूनिफॉर्म इंक्लूडिंग सुमेरियन एंड अकेडियन। ये भी बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। वो क्या? क्यूनिफॉर्म एक लिपि थी, भाषा नहीं। इसका उदाहरण देकर समझाइए। जैसे आज रोमन लिपि है। हम रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल इंग्लिश लिखने के लिए करते हैं, फ्रेंच लिखने के लिए करते हैं, जर्मन लिखने के लिए भी करते हैं। लिपि एक है, रोमन, लेकिन भाषाएं अलग अलग हैं। अच्छा। ठीक वैसे ही क्यूनिफॉर्म एक लिपि थी, लिखने का एक तरीका। और इस लिपि का इस्तेमाल मेसोपोटामिया की अलग अलग भाषाएं जैसे सुमेरियन और बाद में अक्काडियन लिखने के लिए किया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि क्यूनिफॉर्म एक भाषा थी। बिल्कुल, एग्जाम में ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। यहाँ फिर से 2 एग्जाम पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला, क्यूनिफॉर्म वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम्स। हाँ, ये फैक्ट आपको याद रखना है। और दूसरा, राइटिंग बिगैन फॉर सिटी मैनेजमेंट नॉट फॉर स्टोरीज और लिटरेचर। ये पॉइंट बार बार दोहराया जा रहा है क्योंकि ये इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है। अब यहाँ एक लॉन्ग आंसर ड्रिल दिया गया है। 4 मार्क का प्रश्न है, मेसोपोटामिया में लेखन का विकास क्यों और कैसे हुआ? जी, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको अपना आंसर कैसे स्ट्रक्चर करना है वो देखते हैं। बताइए। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। आप लिखेंगे कि शहरी जीवन की बढ़ती जटिलताओं के कारण मेसोपोटामिया में रिकॉर्ड रखने की जरूरत महसूस हुई, जिससे लेखन का विकास हुआ। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। फिर बॉडी में आप 2 हिस्से बनाएंगे। पहले हिस्से में क्यों का जवाब देंगे। आप लिखेंगे कि लेखन का प्रारंभिक उपयोग प्रशासन, कर, मजदूर और व्यापार लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता था। और दूसरे हिस्से में कैसे का जवाब देंगे। आप लेखन के विकास की यात्रा समझाएंगे। चित्रलिपि, पिक्टोग्राफ से शुरू होकर कीलाक्षर लिपि तक का सफर। आप क्ले टैबलेट्स और रीड स्टाइलस का भी जिक्र करेंगे। और अंत में कंक्लूजन। हाँ, कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि इस प्रकार लेखन का विकास प्रशासनिक और आर्थिक जरूरतों से हुआ और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के प्रबंधन में एक फंडामेंटल टूल बन गया। ये तो बहुत ही क्लियर आउटलाइन है। इससे जवाब लिखना बहुत आसान हो जाएगा। यही मकसद है। चलिए अब हम चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ राइटिंग इन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल, अब हम लेखन के प्रभाव को और गहराई से देखेंगे। यहाँ 3 विषयों को एक साथ लिया गया है, समाज, अर्थव्यवस्था और प्रशासन। सबसे पहले इकोनॉमी और ट्रेड पर बात करते हैं। पहला पॉइंट है, राइटिंग हेल्प्ड ट्रेडर्स रिकॉर्ड डील्स, गुड्स एंड एक्सचेंजेस। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। व्यापारियों के लिए लेखन एक वरदान की तरह था। वो अपने सौदों, माल की सूची और लेन देन का पक्का रिकॉर्ड रख सकते थे। इससे व्यापार में विश्वास बढ़ा होगा। बहुत ज्यादा। इसी से जुड़ा अगला पॉइंट है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। मेसोपोटामिया के व्यापारी सिर्फ अपने आसपास ही नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर तक व्यापार करते थे। कहाँ तक? फारस की खाड़ी, तुर्की और यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता तक उनके व्यापारिक संबंध थे। और इतने लंबे व्यापार में लिखित रिकॉर्ड के बिना काम चल ही नहीं सकता था। अगला पॉइंट है रिकॉर्डिंग गुड्स, प्राइसेस एंड लोन्स। मिट्टी की पट्टियों पर हमें इन सब चीजों का ब्यौरा मिलता है। कितना माल, किस वजन का, क्या कीमत थी, भुगतान कैसे हुआ और यहाँ तक कि ऋण यानी लोन्स का भी हिसाब किताब लिखा जाता था। मतलब एक पूरी कमर्शियल इकोनॉमी चल रही थी। हाँ, और लेखन उस इकोनॉमी का सॉफ्टवेयर था। अब आता है सील्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें सिलेंडर सील्स का जिक्र है। जी, बेलनाकार मोहरें ये मेसोपोटामिया की एक और खास पहचान है। ये पत्थर के छोटे छोटे सिलेंडर होते थे जिन पर बहुत बारीक नक्काशी की होती थी। इनका काम क्या था? इनके 2 मुख्य काम थे। पहला, ओनरशिप दिखाना। हर व्यापारी की अपनी एक अलग मोहर होती थी। दूसरा, सिक्योरिटी। जब कोई व्यापारी अपना माल, मान लीजिए कपड़े की गांठ, भेजता था तो वो उसे रस्सी से बांधकर उस पर गीली मिट्टी लगाता था और फिर अपनी मोहर उस पर घुमा देता था। अच्छा, तो इससे क्या होता था? इससे उस मिट्टी पर मोहर का डिजाइन छप जाता था। जब वो माल अपनी मंजिल पर पहुंचता तो अगर मोहर टूटी नहीं है तो इसका मतलब था कि रास्ते में किसी ने सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। तो ये उस जमाने की सिक्योरिटी सील थी। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ये डिजिटल सिग्नेचर और टैम्पर प्रूफ पैकेजिंग का कॉम्बिनेशन था। अब बात करते हैं प्रशासन और कानून, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ। जी, इसमें पहला पॉइंट है
रोल ऑफ किंग्स। किंग्स प्रोटेक्टेड सिटीज, मैनेज्ड टेम्पल्स एंड लेड आर्मीज। राजा का काम शहर की रक्षा करना, मंदिरों का प्रबंधन देखना और सेना का नेतृत्व करना था। और इन सभी कामों के लिए उन्हें एक सुसंगठित प्रशासन की जरूरत थी जो लेखन पर निर्भर था। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, राइटिंग यूज्ड फॉर लॉज। लॉज वर रिटन टू मेंटेन ऑर्डर एंड जस्टिस। ये सभ्यता के विकास में एक बहुत बड़ा कदम था। पहली बार कानून किसी व्यक्ति की इच्छा पर नहीं बल्कि एक लिखे हुए डॉक्यूमेंट पर आधारित थे। इससे एक रूपता आई होगी। हाँ, और पारदर्शिता भी। अब सबको पता था कि किस अपराध की क्या सजा है। और इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है हैम्मुराबी एंड हिज कोड ऑफ लॉज। जी, हम्मुराबी बेबीलोन का एक प्रसिद्ध राजा था। उसने उस समय के कानूनों को एक जगह इकट्ठा करवाया और एक विशाल पत्थर पर लिखवा दिया। इसे हम्मुराबी की विधि संहिता कहते हैं। ये दुनिया के सबसे पुराने लिखित कानूनी दस्तावेजों में से एक है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि लेखन ने कैसे न्याय और प्रशासन की अवधारणा को ही बदल दिया। अब आते हैं सोसाइटी और एजुकेशन पर। इसमें द स्क्राइब यानी लिपिक की भूमिका पर जोर दिया गया है। हाँ, क्योंकि इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ ये लिपिक ही थे। पहला पॉइंट कहता है, स्क्राइब्स वर ट्रेन्ड राइटर्स हु क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स। लिपिक वो प्रोफेशनली ट्रेन्ड लोग थे जो लिखना पढ़ना जानते थे और सारे रिकॉर्ड बनाते और सहेजते थे। उनकी ट्रेनिंग कैसी होती थी? अगला पॉइंट है डिफिकल्ट ट्रेनिंग प्रोसेस। ट्रेनिंग वाज लॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट। हाँ, यूनिफॉर्म सीखना कोई आसान काम नहीं था। इसमें सैकड़ों चिन्ह याद करने पड़ते थे। बच्चों को कई सालों तक कठोर अनुशासन में रखकर यह सिखाया जाता था। तो क्या इसके लिए स्कूल होते थे? हाँ, अगला पॉइंट यही है, स्क्राइबल स्कूल्स। विशेष स्कूल होते थे जिन्हें एदुब्बा कहते थे, जहां अमीर परिवारों के बच्चों को पढ़ना, लिखना और गणित सिखाया जाता था। तो साक्षरता आम नहीं थी? बिल्कुल नहीं। साक्षरता बहुत ही कम, एक एलीट वर्ग तक सीमित थी। इसी वजह से अगला पॉइंट है स्टेटस ऑफ स्क्राइब्स। स्क्राइब्स एंजॉयड हाई स्टेटस। लिपिकों का समाज में बहुत ऊंचा दर्जा था। वो बहुत सम्मानित और शक्तिशाली माने जाते थे क्योंकि राजा से लेकर व्यापारी तक सब उन पर निर्भर थे। और लेखन का एक और उपयोग था रिलीजियस टेक्स्ट्स। हाँ, मंदिरों के पुजारी भी लेखन का उपयोग करते थे। वो धार्मिक अनुष्ठानों, देवी देवताओं को चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे और भजनों को लिख कर रखते थे। तो लेखन ने धर्म को भी संगठित करने में मदद की। निसंदेह। यहाँ के एग्जाम पॉइंट्स हैं, स्क्राइब्स वर एसेंशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड टेम्पल्स। बिल्कुल, ये लिपिकों के महत्व को बताता है। और दूसरा, हम्मुराबी's कोड शोज हाउ राइटिंग शेप्ड जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये लेखन के कानूनी प्रभाव को रेखांकित करता है। ये दोनों पॉइंट्स लॉन्ग आंसर्स के लिए बहुत अच्छे मटेरियल हैं। ठीक है, अब हम 5वें भाग पर आ गए हैं, सिटी लाइफ एंड लिटरेचर। हाँ, अब तक हमने प्रशासन और अर्थव्यवस्था की बात की। अब हम समाज और संस्कृति पर ध्यान देंगे। पहला शीर्षक है लाइफ इन द सिटी। शहर में जीवन कैसा था? पहला पॉइंट है सिटी प्लानिंग। जैसा हमने पहले कहा, कुछ शहरों में नियोजित सड़कें, जल निकासी की व्यवस्था, मंदिर और बाजार थे। ये एक ऑर्गेनाइज्ड अर्बन लाइफ का संकेत है। दूसरा, डिवीजन ऑफ लेबर। ये भी हम बात कर चुके हैं। शहरों में श्रम का स्पष्ट विभाजन था। किसान, कारीगर, व्यापारी, अधिकारी, पुजारी सब अपना अपना काम करते थे। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है, सोशल डिफरेंसेस इन सिटीज। हाँ, शहरों में सामाजिक असमानता साफ दिखाई देती थी। धन और पेशे के आधार पर समाज बटा हुआ था। इसका क्या प्रमाण है? अगला पॉइंट, रिच वर्सेस पुअर। पुरातात्विक खुदाई में हमें बड़े बड़े घर मिले हैं जिनमें कई कमरे हैं जो शायद अमीरों के थे। वहीं हमें छोटे एक कमरे वाले घर भी मिले हैं जो गरीबों के रहे होंगे। दफनाने के तरीकों में भी फर्क मिलता है। और समाज में स्लेव्स एंड वर्कर्स भी थे? जी, समाज में बास यानी स्लेव्स और मजदूरों का एक बड़ा वर्ग था जिनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। युद्धबंदियों को अक्सर दास बना लिया जाता था। तो शहरी जीवन सबके लिए एक जैसा नहीं था? बिल्कुल नहीं, वहां एक क्लियर हायरार्की थी। अब आते हैं राइटिंग एंड लिटरेचर पर। ये इस कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ है। पॉइंट कहता है, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, राइटिंग बिगैन विद लिस्ट्स एंड रिकॉर्ड्स बट लेटर डेवलप्ड इनटू स्टोरीज एंड पोएट्री। मतलब जो कला हिसाब किताब के लिए जन्मी थी, उसने एक नया रूप ले लिया। हाँ, धीरे धीरे लोगों ने इसका इस्तेमाल अपनी भावनाओं, अपनी कहानियों और अपनी कल्पना को व्यक्त करने के लिए करना शुरू कर दिया। किस तरह की कहानियां? अगला पॉइंट है मिथ्स एंड एपिक्स। हाँ, उन्होंने देवी देवताओं, महान नायकों और दुनिया की रचना से जुड़ी कहानियां लिखी।
इन्हें हम मिथक और महाकाव्य कहते हैं। और इसी का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है एपिक ऑफ गिलगमेश। बिल्कुल। गिलगमेश का महाकाव्य दुनिया के सबसे पुराने साहित्यिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। ये कहानी किस बारे में है? ये गिलगमेश नाम के एक राजा की कहानी है जो उरुक शहर का शासक था। वो अपनी शक्ति के घमंड में चूर है, लेकिन फिर उसकी दोस्ती एंकिडू नाम के एक जंगली इंसान से होती है। एंकिडू की मौत के बाद गिलगमेश अमरता की खोज में निकल पड़ता है। इसमें दोस्ती, मृत्यु और जीवन के अर्थ जैसे विषय हैं। हाँ, ये यूनिवर्सल थीम्स हैं जो आज भी उतने ही रिलेवेंट है। ये दिखाता है कि लेखन ने कैसे इंसानी सोच को गहराई दी और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखा। इस सेक्शन के एग्जाम पॉइंट्स क्या है? पहला, सिटीज शोड क्लियर इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस अमंग पीपल। ये शहरी समाज की असमानता पर जोर देता है। और दूसरा, मेसोपोटामियन लिटरेचर शेप्ड बिलीव्स, वैल्यूज एंड कल्चरल आइडेंटिटी। ये लेखन के सांस्कृतिक महत्व को बताता है कि कैसे इसने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं रखे बल्कि एक पूरी सभ्यता की पहचान को गढ़ा। चलिए अब हम अध्याय के अंतिम भागों की ओर बढ़ते हैं। छठा भाग है द स्प्रेड एंड लेगेसी ऑफ राइटिंग। जी, यहां हम देखेंगे कि लेखन का प्रभाव मेसोपोटामिया से बाहर कैसे फैला और उसकी विरासत क्या है। पहला शीर्षक है द स्प्रेड ऑफ राइटिंग। लेखन फैला कैसे? इसका मुख्य जरिया था व्यापार और कूटनीतिक संपर्क। जब मेसोपोटामिया के व्यापारी और राजदूत दूसरे इलाकों में जाते थे तो वो अपनी लेखन प्रणाली भी साथ ले जाते थे। तो दूसरी संस्कृतियों ने इसे अपना लिया? हाँ, आसपास के कई क्षेत्रों जैसे सीरिया और तुर्की ने क्यूनिफॉर्म लिपि को अपनी भाषाएं लिखने के लिए अपना लिया। ये उस समय की इंटरनेशनल स्क्रिप्ट बन गई थी। अगला सेक्शन है कंपैरिजन विद अदर सिविलाइजेशंस। हाँ, ये जानना जरूरी है कि जब मेसोपोटामिया में ये सब हो रहा था तो दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या चल रहा था। जैसे कि इजिप्ट, मिस्र में एक अलग लेखन प्रणाली विकसित हुई जिसे हम हायरोग्लिफिक्स कहते हैं। ये भी चित्रों पर आधारित थी, लेकिन ये पेपरस नाम के एक पौधे से बने कागज पर लिखी जाती थी। चाइना में क्या था? चीन में भी लेखन का निकास हुआ जो चित्रलेखों से शुरू होकर आज के जटिल चीनी अक्षरों तक पहुंचा। और इंडस वैली, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता? सिंधु घाटी की मोहरों पर हमें एक लिपि मिलती है जिसमें कई संकेत हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। वो आज भी एक रहस्य है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग की। लेखन के लाभ क्या थे? पहला, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान, विश्वासों और घटनाओं को संग्रहित करना संभव हो गया। इतिहास को लिखना संभव हुआ। दूसरा, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। जी, करों, श्रमिकों और कानूनों के लिखित रिकॉर्ड ने शासन को बहुत बेहतर और कुशल बना दिया। तीसरा, कल्चरल डेवलपमेंट। कहानियों, कविताओं और धार्मिक ग्रंथों का प्रसार हुआ जिससे संस्कृति का विकास हुआ। और चौथा, हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन। बिल्कुल, आज इतिहासकारों के लिए ये मिट्टी की पट्टियां ही हैं जो हमें उस अतीत को समझने में मदद करती हैं। उनके बिना हम मेसोपोटामिया के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते। लेकिन क्या प्रारंभिक लेखन की कुछ सीमाएं भी थीं? लिमिटेशंस ऑफ अर्ली राइटिंग। हाँ, बिल्कुल थीं। पहली, डिफिकल्ट टू लर्न। जैसा हमने कहा, यूनिफॉर्म में सैकड़ों संकेत थे और इसे सीखने में सालों लगते थे। दूसरी, लिमिटेड टू एलीट्स। इसी वजह से साक्षरता केवल पुजारी, अधिकारी और लिपिक जैसे एक छोटे कुलीन वर्ग तक ही सीमित थी। आम आदमी अनपढ़ था। और तीसरी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मिट्टी की पट्टियों पर लिखना एक धीमा और मेहनत वाला काम था। कागज और कलम की तरह तेज नहीं था। इस सेक्शन के एग्जाम पॉइंट्स हैं राइटिंग शेप्ड कम्युनिकेशन, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस रीजन्स। ये लेखन के वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट को दिखाता है। और मोस्ट पीपल वर डिपेंडेंट ऑन ट्रेन्ड स्क्राइब्स फॉर रिटन रिकॉर्ड्स। ये समाज में लिपिकों की केंद्रीय भूमिका और आम लोगों की उन पर निर्भरता को उजागर करता है। अब हम बिल्कुल अंत में आ गए हैं। 7वां भाग, कंक्लूजन एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। जी, यहाँ हम पूरे अध्याय को समेटेंगे। पहला शीर्षक है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। हमें ये सब पता कैसे चला? हमें ये सब पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चला है, जैसे कि क्ले टैबलेट्स। हमें लाखों की संख्या में मिट्टी की पट्टियां मिली हैं जिन पर व्यापार, कानून, कहानियां सब लिखा है। और सील्स? हाँ, हजारों की संख्या में बेलनाकार मोहरें मिली हैं जो हमें उनके व्यापार और कला के बारे में बताती हैं। इसके अलावा रूइंस ऑफ सिटीज और उरुक जैसे शहरों के खंडरों की खुदाई से हमें उनकी शहर योजना, जीवन शैली, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को समझने में मदद मिलती है। तो इम्पोर्टेंस फॉर हिस्टोरियंस क्या है? महत्व यह है कि जहां लिखित रिकॉर्ड अधूरे हैं या मौजूद नहीं हैं, वहां पुरातत्व हमें इतिहास का पुनर्निर्माण करने में मदद करता है। ये दोनों मिलकर हमें अतीत की एक पूरी तस्वीर देते हैं। और अब अध्याय का सार, राइटिंग एज अ फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन। हाँ,
पहला पॉइंट कहता है टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री। लेखन मानव इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इसने संचार और रिकॉर्ड कीपिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। दूसरा, कनेक्शन टू सिटीज। लेखन का विकास शहरों की जरूरतों से जुड़ा था। इसने शहरी जीवन, व्यापार और प्रशासन के प्रबंधन में मदद की। और अंत में फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन। ज्ञान, संस्कृति, कानून और परंपराएं, सभ्यता के ये सभी स्तंभ लेखन के माध्यम से ही फले फूले और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे। अंतिम एग्जाम पॉइंट है राइटिंग लिंक्ड ह्यूमन आइडियाज, सिटीज एंड सिविलाइजेशन। ये एक बेहतरीन समरी लाइन है। लेखन ने ही विचारों, शहरों और सभ्यता को आपस में जोड़ा। यहाँ एक और लॉन्ग आंसर ड्रिल है। 8 अंक का प्रश्न। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए लेखन के महत्व का विश्लेषण करें। जी, ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इसका उत्तर लिखने के लिए आपको पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसकी रूपरेखा क्या होगी? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें आप लिखेंगे कि लेखन मेसोपोटामिया की सभ्यता की आधारशिला थी। फिर बॉडी में आप अलग अलग पहलुओं पर पैराग्राफ्स लिखेंगे। पहला, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जिसमें आप व्यापार, ऋण और कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस, जिसमें आप कानून, हम्मुराबी, कर और राजा के आदेशों का जिक्र करेंगे। तीसरा, सोशल इंपॉर्टेंस, जिसमें आप लिपिकों के वर्ग और शिक्षा की बात करेंगे। चौथा, कल्चरल इंपॉर्टेंस, जिसमें आप साहित्य, गिलगामेश और धर्म का उल्लेख करेंगे। और फिर कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि इस प्रकार लेखन ने मेसोपोटामिया के जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया और विचारों, शहरों और सभ्यता को एक सूत्र में पिरोया। ये एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है 8 मार्क के आंसर के लिए। तो आज हमने देखा कि कैसे मिट्टी की पट्टियों पर बनाए गए कुछ निशानों ने दुनिया की पहली महान सभ्यताओं में से एक की नींव रखी। ये एक अद्भुत कहानी है। बिल्कुल, ये दिखाती है कि एक साधारण सी जरूरत कैसे एक ऐसी क्रांति को जन्म दे सकती है जो पूरी मानवता का भविष्य बदल दे। जाने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो आपके सोर्स मटेरियल में भी है। How did the development of writing contribute to the growth and administration of early cities in Mesopotamia? हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा और ये भी सोचिएगा कि बिना लिखने की कला के क्या शहर बस भी पाते? क्या हमारा आज का समाज मौजूद होता? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।